जनगणना होगा तो क्यों नहीं आंकड़ा सार्वजनिक होना चाहिए? कौन लोग रोड पर भीख मांग रहा है? चिराग जी को इतना बड़ा बयान देने की क्या जरूरत जब जनगणना चिराग जी चाहते हैं कि हमको मोदी जी कैसे कैबिनेट में और विस्तार करें, 1-2 मंत्रालय दे। चिराग जी समाज के हितैषी थोड़ी है। तो नमस्कार आदाब, मैं राजू राइन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। आज हम खास करके देखिए हमारे स्टूडियो के खास जो मेहमान हैं, प्योर समाजवादी नेता उपेंद्र पासवान जी, जो कि हमेशा ये बेबाकी तरीके से लिखते हैं, बोलते हैं और हमेशा जो जन समस्या है उस पर बात रखते हैं। लेकिन आज हम इनका मशवरा और इनसे राय जानने का कोशिश करेंगे कि जनगणना पर जिस तरह से सरकार ने विपक्ष के सामने एक तरह से कहें कि मजबूर होकर उनको जो है बिल्कुल मोहर लगाकर पूरे देश में जनगणना करने की फैसला लिया है। तो सर स्वागत है हमारे चैनल पर उपेंद्र जी। तो क्या कहेंगे, ये जो फैसला आया केंद्र की तरफ से, इस फैसला को किस नज़र से देखते हैं? यह फैसला सामाजिक जागरूकता की जीत है और आरएसएस बीजेपी कभी नहीं चाहता था कि देश में जाति आधारित जनगणना हो और बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने जाति आधारित जनगणना का निर्णय लिया है, कैबिनेट में स्वागत योग्य है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग को जाग के रहना पड़ेगा। अब क्या दिक्कत है? अभी भी बहुत दिक्कत है। हाँ, जाति आधारित, सबसे पहले तो यह जानना होगा कि बिहार में जाति आधारित जनगणना हो चुका है। अब यह बात है, एनडीए की सरकार है, नीतीश जी भी उसका हिस्सा है। क्या नीतीश जी जो जनगणना कराए हैं उसको बीजेपी सरकार सही मानती है? अगर उसको सही मानती है तो राज्य सरकार जो रिजर्वेशन को दायरा को बढ़ाया है 65%, वह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अभी जो लोग बीजेपी के लोग, एनडीए सहयोगी दल के लोग जो अभी कह रहे हैं हम लोग जाति आधारित जनगणना करा रहे हैं, तो भाई यहाँ तो बिहार में जाति आधारित जनगणना हो गया है ना। तो आप अगर चाहते हैं कि बिहार के दलित, पिछड़ा, आदिवासी सभी को भागीदारी मिले, सभी को आरक्षण का लाभ मिले, तो जो रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाया गया है, मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, आप उसको डालिए न संविधान की 9वीं अनुसूची में। कौन आपको रोक के रखा है? बिल्कुल। लेकिन ये लोग सिर्फ राजनीति करना जानते हैं। अगर आप जाति आधारित, लेकिन इतना गहरा जब सवाल है तो बड़े जो नेता है ओबीसी समाज के, एससी समाज के, एसटी समाज के, वो भी तो लगातार देखते हैं, जैसे जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान जी हैं, ये सब बड़े चेहरा हैं, तो इनको भी तो सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए। इनको जो है ना, काशी राम साहब कहा करते थे, ये लोग पूना पैक्ट के दलाल हैं। दलाल है, समाज विक्रेता है। इनको दलित समाज से कोई लेना देना नहीं है। आप जाति आधारित जनगणना का जिक्र करते हैं ना, तो बिहार में पासवान समाज 5.5% लगभग है। मात्र 1% आदमी के पास जमीन है। बिल्कुल। आप जनगणना की बात करते हैं, सरकारी नौकरी कितना परसेंट है भारत में? 2%। आप नौकरी कहाँ दीजिएगा? ठीक है, आरक्षण का दायरा बढ़ भी जाएगा तो रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा कहाँ? आपने तो सारा सरकारी सेक्टर को निजीकरण कर दिया। तो निजीकरण के विरोध में कौन नेता बोल रहा है? हाँ बिल्कुल, जब सरकारी संस्था ही नहीं है और निजीकरण का मकसद ही है आरक्षण को खत्म करना। आरक्षण को खत्म करने के लिए ही निजीकरण लाया गया है। क्या क्या चीज निजी के विरोध में आप हैं? जिस तरह से एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे देखिए रेलवे का निजीकरण हुआ, आरक्षण से इससे अब जो बहाली आएगा निजीकरण में यह होता है, जैसे कोई गवर्नमेंट बहाली करता है तो उसमें होता है पिछड़ा वर्ग का 200 सीट, एससी का जो है 100 सीट, एसटी का 90 सीट, ओबीसी का इतना, जनरल का इतना। आप किसी प्राइवेट सेक्टर में चले जाइए, क्या वहाँ वर्ग अनुपात बहाली निकलता है? निजी में जिसका मन हुआ, निजी संस्थान में मन होगा राजू जी को रखेंगे, मन होगा नहीं रखेंगे। उदाहरण के तौर पे आप बगल में बियाडा है, वहाँ ले लीजिए, वहाँ कितना दलित है, कितना पिछड़ा है, कोई है गिनती? लेकिन निजी बहुत सारी संस्थान है कि सरकार कर चुकी है, हवाई अड्डा को कर चुकी है, लेकिन इस पे ज़्यादा अभी गंभीरता लोग नहीं ले रहे हैं। जो जनता है उनमें कुछ जो समझ है उनको नहीं आ रही। यही कमी हम लोग में। जनता को जागरूक करेंगे तभी हम लड़ाई जीतेंगे। यह नेता है एसी में रहने वाला, गाल बजाने वाला नेता है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगा तब तक समाजवाद की लड़ाई को आप नहीं जीत सकते। और बीजेपी आरएसएस के लोग हिंदुत्व के नाम पर
भीड़ इकट्ठा कर लेता है, वोट समेट लेता है। लेकिन आप हक और अधिकार के मुद्दे पर आप अपना ही समाज के वोट नहीं ले पाते, उसको इकट्ठा नहीं कर पाते, तो कहीं न कहीं कमी है सोशल वर्कर में, कमी है विपक्ष में, कमी है सामाजिक नेता में। बिल्कुल। जैसे आप बात रखें, चिराग पासवान जी कहते हैं कि जाति आधारित जनगणना हो लेकिन आंकड़ा सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। भाई आपको क्या डर है? ये चिराग पासवान जी का बयान। इतना पैसा लगेगा भारत सरकार का, जाति आधारित जनगणना होगा, तो क्यों नहीं आंकड़ा सार्वजनिक होना चाहिए? कौन लोग रोड पर भीख मांग रहा है? चिराग जी को इतना बड़ा बयान देने की क्या जरूरत, जब जनगणना। चिराग जी चाहते हैं कि हमको मोदी जी कैसे कैबिनेट में और विस्तार करे, 1-2 मंत्रालय दे। चिराग जी समाज के हितैषी थोड़ी हैं, समाज का हितैषी रहते तो आज मोटा मोटी 1 वर्ष से। लेकिन एक सवाल है, जिस तरह से आप देखिए पासवान जाति से आते हैं और चिराग पासवान भी एक बड़े नेता हैं, चिराग पासवान समाज उनको वोट भी देते हैं, लेकिन आप अपने ही समाज को कैसे समझा पाएंगे जिस तरह से वो अपने ही समाज का सौदा कर रहे हैं? आप लोकसभा के हिसाब से आप लोकसभा चुनाव में देखे ना कि मोटा मोटी जहां 700 वोट था ना, 700 वोट, वहां 350 वोट संजय कुशवाहा को मिला, सिर्फ पासवान समाज। आज पासवान मेरे पंचायत, आज पासवान समाज 50% विरोध में है, और अगर इसका यही कार्यशैली रहेगा तो आने वाला समय में 90% लोग विरोध में होगा। तो विधानसभा पे क्या लगता है कि किधर जाएंगे? विधानसभा में भी हम लोग तो विकल्प तय है, जो बीजेपी को हराएगा हम उसके साथ हैं। मेरा कोई अगर विरोधी है तो बीजेपी है। चिराग पासवान जवाब देगा, ब्राह्मण समाज जो है SC ST एक्ट के विरोध में जल समाधि ले रहा था। जब किसी दलित के साथ कोई भी उत्पीड़न होता है, कोई आज तक देखे हैं ब्राह्मण समाज या हिंदुत्व समाज जो हिंदू का ठेकेदार बनता है वो कहीं जो है दलित के लिए आवाज उठाता हो? एक उदाहरण दे दीजिए पूरे देश में। सिर्फ वोट के लिए दलित हिंदू है, अधिकार मांगे तो नक्सली हो गया ना, अधिकार मांगेगा तो नक्सली है, लेकिन नहीं, वोट के लिए हम हिंदू हैं। लेकिन सभी को तो कह रहे हैं ना कि हम हितैषी हैं, हिंदू का सुरक्षा देते हैं, रक्षा करते हैं और सबका मान सम्मान बराबर देते हैं, ऐसा मोदी जी कहते हैं, लेकिन आपके हिसाब से कहते हैं कि दलित विरोधी है। देखिए एक दूसरा सवाल है, जिस तरह से देश में अभी जो लगातार चल रही है ये पहलगाम मामला को लेकर जो है कुछ लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि मोदी जी खुद सुनियोजित ये योजना बनाकर जो पेश किया है ये चुनाव के लिए, तो इसमें आपका क्या विचार है? जनता का शंका है, लेकिन एक चीज सही है कि जब चुनाव आता है तो भारत में कहीं न कहीं हमला हो जाता है। रही बात पहलगाम हमला की, तो मुख्य मुद्दा से डाइवर्ट किया जाता है। हमारे जैसे आप जैसे युवा कहता है पाकिस्तान मुर्दाबाद, हम कहते हैं हम रात दिन कहेंगे पाकिस्तान मुर्दाबाद, क्या इससे आतंकवाद बंद हो जाएगा? हमको बोलना चाहिए, अगर हम लोकतंत्र के सच्चा प्रहरी है, हम चाहते हैं कि हमारे देश में आतंकवाद बंद होना चाहिए, हमको बोलना चाहिए मोदी मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, राजनाथ सिंह मुर्दाबाद। चूक किसके कारण हुई? मंत्रालय किसके हाथ में, सीमा किसके हाथ में है? हम उसको मुर्दाबाद कहेंगे तो क्या आतंकवाद बंद हो जाएगा? हम रोज कहते हैं करो बंद। इसलिए इस मामले में किसको दोषी मानते हैं? मुख्य रूप से सरकार दोषी है। आज तक पुलवामा हमला में 350 किलो RDX कहां से आया, इस मामला का आज तक खुलासा नहीं हो पाया है। तो इनका काम है मुख्य मुद्दा से डाइवर्ट करना। सरकार का मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार का मतलब देश होता है। सरकार को अधिकार है जनता की सरकार का आलोचना करना, और करेगा, जहां चूक होगा करेंगे। अगर ये ऐसा बात रहता तो मोदी जी आज प्रधानमंत्री बन जाते। क्या क्या नहीं बोले थे मनमोहन सिंह को, विपक्ष में थे तो आपको बहुत एक्सपीरियंस था, नॉलेज था। आपने नोटबंदी किया, बोला नोटबंदी से जो है आतंकवाद खत्म हो जाएगा। जवाब दीजिए मोदी जी, क्या आतंकवाद खत्म हो गया है? चलिए, तो देखिए आपसे बात कर रहे थे जो कि खगड़िया से मानसी प्रखंड से आते हैं उपेंद्र पासवान जी, और इनका आप पोस्ट भी देखते होंगे तो लगातार ये सामाजिक जो समस्या है उस पर रखते हैं और सरकार की भी आलोचना करते रहते हैं। देखिए होता क्या कि सरकार का आलोचना करना कोई देश विरोधी नहीं है, हालांकि कई भाजपा नेता हैं जो कि लगातार देश विरोधी बयान देते रहते हैं लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये जो देश में लगातार देखिए विपक्ष पे जो है
ईडी भेजा जाता है, सीबीआई भेजा जाता है। लेकिन कई नेता हैं जो कि उनके एक निशिकांत दुबे, उन्होंने कहा कि देश में जो भी दंगा हो रहा है इसका जिम्मेदार न्यायपालिका, सीजे, सुप्रीम कोर्ट है। बताइए, इतना बड़ा बयान जो कि एक देश के न्यायपालिका जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके खिलाफ एक बीजेपी नेता बयान देते हैं, इस पे आप क्या? सभी जो भी बीजेपी के लोग बयान देते हैं, बीजेपी का बड़ा नेता उनसे बुलवाता है, छोटे भाईबा नेता से। वो लोग अपने नहीं बोलते हैं, छोटे भाईबा नेता से बुलाते हैं। और कहीं न कहीं जो भी लोग समाज में द्वेष पैदा करना चाहता है, हिंदू मुस्लिम करना चाहता है, तो उस लोग को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। तो समाज के लिए क्या संदेश देंगे? जिस तरह से अगर ठीक है वो बांटना चाहते हैं, तो आप समाज के लिए क्या संदेश देंगे? समाज को अपने हक अधिकार के लिए जागरूक होना पड़ेगा। आप अधिकार की बात करते हैं, जब तक आप एक मंच पर नहीं आइएगा। एससी में 21-22 जाति है, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, जिसको हम लोग दलित कहते हैं, उसमें अलग अलग जाति है, लेकिन सबका देखिएगा जिला में अपना अपना जाति को लेके जो है रैली करता है। आज केंद्र सरकार जो है रिजर्वेशन लंबित किए हुए है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, लेकिन इसको लेके कोई गोलबंदी नहीं है। इसलिए जो दलित पिछड़ा, जो शोषित समाज है, जो वंचित समाज है, जैसे आपने बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा कहा करते थे 100 में 90 शोषित है, तो 100 में 90 जब शोषित है तो 90 एक जगह क्यों नहीं है? 90 जगह है। जब तक 90 एक जगह नहीं होगा तब तक आप हक अधिकार नहीं ले सकते हैं। और आपका अगर कोई हक अधिकार का दुश्मन है तो राजनीति में जो धर्म का प्रचलन चला है, जब तक आप हिंदू बनिएगा, हिंदुत्व के नाम पर, धर्म के नाम पर, देवी देवता के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर वोट करिएगा न, तो आपके बच्चा को आने वाला समय में कटोरा पकड़ाया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिए। आज हमारे पूर्वज अंग्रेज से लड़े, जो देश में सामंती लोग थे उससे लड़े, कितना बलिदान मिला है। तो आज उपेंद्र पासवान जो है आपके कार्यालय में बैठ के बोल रहा है, यह देन हमारे पूर्वजों की बलिदान की है। और आज हम आप लोग गुलाम बने हैं, तो आने वाला पीढ़ी हम लोग को गुलाम होगा। इस बात को लिख लीजिए। और समय कम है और आपके पास लड़ने का सिर्फ एक ही अधिकार है, वोट। और आप अगर किसी को हरा सकते हैं तो वोट से, उसके सिवा जनता के पास कोई अधिकार नहीं है। आप खूब विरोध करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वोट से जवाब दीजिए। आज जातीय आधारित जनगणना की बात करते हैं। राज्य सरकार अपना पैसा खर्च करके बिहार में जातीय आधारित जनगणना कराया, रिजर्वेशन के दायरा को बढ़ाया। क्यों नहीं? अगर बीजेपी के लोग चाहता है कि बिहार के लोग को समान अधिकार मिले, आबादी के अनुरूप उनका भागीदारी सुनिश्चित हो, तो आप जाइए पार्लियामेंट में, उसको आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालिए भाई, सुप्रीम कोर्ट का मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन आप तो राजनीति करना चाहते हैं ना, यानी धर्म की राजनीति हो रहा है। अब जाति आधारित जनगणना होगा, लेकिन पिछड़ा वर्ग में उसमें जाति नहीं लिखा जाएगा। जाति नहीं लिखा जाएगा तो भाई जाति आधारित जनगणना क्यों कर रहे हो? आप आइए, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में कौन कमिटी गठित हुआ? कौन सा यह आंकड़ा सरकार के पास है जो यह सुनिश्चित करता है कि वीकर सेक्शन का आबादी 10% है? 10 लाख के आमदनी में आपका पिछड़ा वर्ग क्रीमी-लेयर में आ जाता है, लेकिन वही 10 लाख के आमदनी वाला लोग ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का लाभ ले रहा है। तो सरकार एकाधिकार कायम करना चाहती है। सरकार नहीं चाहती है कि पिछड़ा वर्ग का बाल बच्चा का सरकारी नौकरी हो, वो बढ़िया से जिंदगी जिए। ऐसा वो क्यों सोच रहे हैं? पिछड़ा वर्ग के लिए, एससी के लिए इस तरह का व्यवहार जो है सरकार जो कर रही है, आखिर क्यों? आखिर क्या दुश्मनी है? क्या कारण है? आखिर वो चाहते क्या? जबकि देश के मालिक का ये होना चाहिए, वो एक तरह से अभी फिलहाल प्रधानमंत्री जो है एक गार्जियन है, एक मालिक है, उनको सबको बराबर की नज़र से देखना चाहिए। लेकिन ये जो सिलसिला है 10-11 साल में लगातार देखा जा रहा है, तो क्या आखिर 10-11 साल की बात नहीं है, सदियों की बात है। अगर इस बात को समझना चाहते हैं तो आप गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के स्टेटमेंट को उठाइए। आप इस बात को समझना चाहते हैं तो पूना पैक्ट को पढ़िए। आप इस बात को उठाना चाहते हैं तो बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा का स्टेटमेंट को पढ़िए। आप जानते क्या हैं, जितना अंग्रेज ने शोषण नहीं किया ना इस देश में, उससे कई गुना ज्यादा। आप मनुस्मृति को पढ़िए ना। दलित पिछड़ा को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, स्तन टैक्स लेता था, और स्तन टैक्स लेने वाला की जाति क्या था? आज हिंदू मुसलमान करता। उनको हटाने वाला कौन था?
हाँ? सवाल है। टीपू सुल्तान अस्तन टैक्स हटाया, किसके लिए लड़ा? हिंदू महिला के लिए लड़ा। तब तुम कहाँ था भाई? तब तुम कहाँ था? चर्चा नहीं होता है। चर्चा, हम बोले ना कि चर्चा नहीं होता है, इसके लिए